गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। अरुणोदय आईएएस में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है अमित कपूर और अभी जो सुबह की क्लास है वो है हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री की हम लोग बात कर रहे हैं और 1905 से 1919 के फेज के हम लास्ट स्टेज पे हैं, मतलब लखनऊ समझौते की आज हम लोग बात करने वाले हैं। और इसके बाद में मॉन्टफोर्ट, जिसको हम लोग मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड बोलते हैं, 1919 का सुधार भी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो फटाफट हम लोग देख लेते हैं कैसे जो है आप कह सकते हैं यहाँ पे जो स्थानीय निकाय हैं या कह सकते हैं जो एक तरह से सत्ता हैंडओवर की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, मॉन्टेग्यू बताते हैं, अपनी घोषणा में बताते हैं कि महामहिम ने ऐसा कहा है, सम्राट ने वैसा कहा हुआ है और हम जो है इस दिशा में उत्तरोत्तर काम कर रहे हैं और ऐसा ऐसा करने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं उनकी बातों में कितना दम है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग बात करने वाले हैं। अभी तक हमने तमाम सारे मुद्दों पर डिस्कशन कर लिया हुआ है। जो लोग नए लोग हैं देख लो भाई, हम 150 घंटे में कंप्लीट प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस कर रहे हैं। इसको 2 बार देखेंगे, प्रीलिम्स आपका क्लियर हो जाएगा। यकीन मानिए इसमें इतने फैक्ट और हमने कॉन्सेप्ट बताए हुए हैं जिससे कि आपका प्रीलिम्स आसानी से हो सकता है। प्रीलिम्स एग्जाम जो है प्रारंभिक परीक्षा आपके आराम से क्लियर कर सकते हैं इन 150 घंटों में। ठीक है, और ऐसा 150 घंटे में कंप्लीट सिलेबस वाला आपके पास में YouTube के इतिहास में कोई नहीं होगा, तो इसको 2 बार देखेंगे। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है कि आप इस पे आसानी से काम कर सकते हैं। ठीक है, चलो देखो ये मुद्दे पर हमने बात कर ली हुई है। राष्ट्रीय आंदोलन 1905 से 1919 के बीच में आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो है कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन और मॉन्टेग्यू की घोषणा अगस्त 1917। ठीक है, होम रूल लीग की बात हमने कल करी हुई थी, तो आज जो हम लोग बात करने वाले हैं 1916। और इसके बाद में भी जो हम लोग बात करने वाले हैं वो क्या है, एक बार देख लो भाई। इसके बाद में जो हम लोग बात करने वाले हैं उसको भी देख लो, ये छोटा नहीं हो रहा है। ठीक है, ऐसे हम लोग देख लेते हैं फटाफट। आज जो ये सारे डिस्कस कर लिए हमने, ये जितने भी पॉइंट हैं सारे हमने डिस्कस किए हुए हैं। ठीक है, इसकी हमने बातें कर ली हुई हैं। नेक्स्ट देख लो, इस पे हमने विस्तार से चर्चा की हुई थी, आज हम बहुत आगे जाने वाले हैं। और ये लीग की बात हमने कर ली हुई थी। लीग जो है, जो आंदोलन था होम रूल लीग, इसकी हमने चर्चा कर ली हुई थी। इसकी उपलब्धियों की बात हमने कर ली हुई थी। आज जो हम लोग बात करने वाले लखनऊ समझौता। ठीक है, लखनऊ समझौता कैसे हुआ है और देखना, एक बार देखना। हालांकि पीटी में तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, लेकिन क्या समझौते हुए, किस बात पे सहमति बनी है कांग्रेस और मुस्लिम लीग में, वहां से हो सकता है पीटी में क्वेश्चन आपसे पूछे। लेकिन मेंस का बहुत कैसा मुद्दा है, मेंस का बहुत हॉट इशू है ये। ठीक है, देख लो, क्योंकि सांप्रदायिकता के जो बीज बोए थे अंग्रेजों ने, यहाँ पे परिपक्वता की ओर बढ़ रहे हैं, बहुत कैसे परिपक्व हो रहे हैं। ठीक है, बीज, ठीक है, सांप्रदायिकता के बीज। तो कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन या लखनऊ समझौता 1916 है। अतिवादियों का कांग्रेस में पुनः प्रवेश हो जाता है। ठीक है, पुनः प्रवेश हो जाता है। देखो, कहने को कहा जाता है लखनऊ समझौता अपने आप में ऐतिहासिक है भी, लेकिन इतनी यहाँ पे गड़बड़ियां हैं। अभी देखना मैं जब इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा तब समझना इसको। कांग्रेस में पुनः प्रवेश हो जाता है अतिवादियों का। कब अलग हुए थे? 1907 में ये अलग हुए थे सूरत विभाजन में। ठीक है, सूरत विभाजन में ये अलग हुए थे और 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन यहाँ पे होता है। कहाँ पे होता है? वार्षिक अधिवेशन लखनऊ में आयोजित किया जाता है और इसकी अध्यक्षता उदारवादी नेता अंबिका चरण मजूमदार, नाम याद रखना, कौन कर रहे हैं यहाँ पे इसकी अध्यक्षता? अंबिका चरण मजूमदार कर रहे हैं। और इस अधिवेशन की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि थी गरम दल का कांग्रेस में पुनः प्रवेश। गरम दल का पुनः प्रवेश। अलग कब हुए थे? सूरत विभाजन। कांग्रेस का सूरत विभाजन 1907 में ये अलग हो गए थे और इसके कई कारण थे। क्यों ऐसा हुआ कि नरम दल और गरम दल एक साथ आए? 1907 से 1916 में आप देखेंगे ये 9 साल जो है, ये 9 साल क्यों लग गए? ठीक है, एक साथ आने में 9 साल बहुत बड़ा समय होता है, बहुत ज्यादा समय होता है। ठीक है, तो इसके तमाम सारे कारण थे। नंबर 1, पहला जो एज इट इज पुराने विवाद अब अप्रासंगिक और अर्थहीन हो गए थे।
ठीक है, पहला मुद्दा यहाँ पे हमें उनको नहीं मतलब था, दोनों बोलते ठीक है जो हो गया, अब साथ में काम करते हैं। दूसरा, उदारवादियों तथा अतिवादी दोनों ने यह महसूस किया कि विभाजन से राष्ट्रीय आंदोलन की राजनीतिक प्रक्रिया अवरुद्ध हो रही है। हाँ, ओबियस सी बात है, आप यूनिटी में रहेंगे तो आपको कोई तोड़ नहीं सकता है, लेकिन अगर आप अलग अलग हो गए तो ओबियस सी बात है कोई भी आपको तोड़ देगा। तो उनका कहना था कि भाई राष्ट्रीय आंदोलन की राजनीतिक प्रक्रिया जो है वो अवरुद्ध हो रही है। ठीक है, तीसरा मुद्दा यहां पे देख लो, तीसरा मुद्दा जो कि आप देखेंगे यहां पे देखेंगे कि एक ऐसा आंदोलन चलाया गया था दो लोगों द्वारा जो कि राष्ट्रीय आंदोलन की निरंतरता के लिए बहुत जरूरी था, और उस टाइम पूरा सब खाली पड़ा हुआ था। आप देखेंगे कि स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन के बाद में कोई ऐसा नहीं था, कोई भी ऐसा नहीं था जो कि राष्ट्रीय आंदोलन को आगे ले जा सके, उसका प्रोग्रेस को देख सके। लेकिन एक ऐसा आंदोलन दो लोगों ने चलाया हुआ था, आंदोलन का नाम एक ही था जिसके हम लोग बात कर चुके हैं, वो कौन सा आंदोलन है? होम रूल लीग आंदोलन। ठीक है, तो एनी बेसेंट तथा बाल गंगाधर तिलक दोनों दलों में एकता के अथक और सराहनीय प्रयास किए गए थे। ठीक है, ये भी क्या है, एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर ये ऐसा नहीं करते तो आज भारत की स्वतंत्रता की पृष्ठभूमि कुछ अलग ही होती। ठीक है, देख लो, उदारवादियों की भावनाओं को सम्मान देते हुए तिलक ने घोषित किया हुआ था कि भारत में प्रशासनिक सुधार के पक्षधर हैं वो, ना कि पूरी ब्रिटिश सरकार को हटाए जाने के। अब उदारवादियों के बोल रहे हैं तिलक जी। ठीक है, देखो तिलक जी भी मान रहे हैं, अब क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि भाई भारत में प्रशासनिक सुधार ज्यादा जरूरी है, प्रशासनिक सुधार ज्यादा जरूरी है, निकाय सुधार ज्यादा जरूरी है। तो वो क्या कह रहे हैं? हम भाई पूरी ब्रिटिश सरकार को हटाए जाने के पक्षधर नहीं हैं। ठीक है, क्या है, उदारवादियों के सुर से सुर मिला रहे हैं। एक गरम दल का नेता कौन? तिलक जी, और उन्होंने हिंसात्मक तरीके को ना अपनाए जाने की भी अपील की हुई थी। लेकिन जब आप 1905 की बात करते हैं, 6 की बात करते हैं, 7 की बात करते हैं, तो तिलक जी क्या है, तिलक जी हिंसात्मक तरीके की भी बात कर लेते हैं साथ ही साथ में। ठीक है, और चौथा यहाँ पे कारण, दो प्रमुख उदारवादी नेता गोपाल कृष्ण गोखले और फिरोज शाह मेहता की मृत्यु हो जाने से कांग्रेसी दलों में एकता का मार्ग जो है वो प्रशस्त हो गया था। दोनों दलों में एकता का मार्ग प्रशस्त हो गया था, क्योंकि यही जो नेता थे इन्हीं की वजह से क्या था, उग्रवादियों को या कह सकते हैं गरम दल को अलग कर दिया गया था। जब यही नहीं है तो एक ऐसी पृष्ठभूमि बनी हुई थी, एक ऐसा मार्ग प्रशस्त हो गया था कि दोनों एक साथ आ सकें। ठीक है, तो वो कौन सा समय है? लखनऊ अधिवेशन 1916 में दोनों क्या है, एक साथ आते हुए प्रतीत होते हैं। ठीक है, अब एक और खास बात, क्यों ऐतिहासिक है ये लखनऊ समझौता? लखनऊ अधिवेशन ही क्यों ऐतिहासिक है? उधर तो नरम दल और गरम दल मिल गए, यहां पे आप देखेंगे कि मुस्लिम लीग के साथ में भी एक समझौता होता है, कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग का लखनऊ अधिवेशन, ये 1916। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी कांग्रेसी एवं मुस्लिम लीग के मध्य समझौता, और इस अवधि में कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग एक दूसरे के करीब आ गए और दोनों ने सरकार के समक्ष अपनी समान मांगे रखी। ठीक है, कांग्रेस और तथा यहां पे थोड़ा करेक्शन कर देते हैं हम, थोड़ा सा करेक्शन है, थोड़ा सा करेक्शन देख लो। ठीक है, बात समझ गए यहां पे? इस अधिवेशन में कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग एक दूसरे के करीब आ गए और दोनों ने सरकार के समक्ष अपनी मांगे प्रस्तुत की। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य यह समझौता और भी महत्वपूर्ण था, क्योंकि इस समय युवा क्रांतिकारी आतंकवादियों में मुस्लिमों में अच्छी पकड़ थी। ठीक है, मुस्लिमों में अच्छी पकड़ थी। जो मुस्लिम लोग के जो मुस्लिम लीग में जो युवा थे वो क्या कर रहे थे, वो बहुत ही अच्छा काम कर रहे थे और उनकी पकड़ जो है बहुत मजबूत थी। तो आप ये भी कह सकते हैं कांग्रेस उनका प्रयोग करना चाहती थी स्वतंत्रता संग्राम के लिए, स्वतंत्रता आंदोलन के लिए उनका चाह रही थी कि भाई वो शामिल हो जाए, वो कांग्रेस के साथ में आ जाएं और दोनों मिलकर काम करें। ठीक है, तो ये हमने देखा यहाँ पे कांग्रेस और मुस्लिम समझौता। अब यहाँ से जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, प्रीलिम्स में, वो यहां से आ जाएंगे आपके।
क्या कहा जा रहा है? मुस्लिम लीग के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समीप आने के कई कारण थे। क्या क्या कारण है एक बार देख लो, पूछा जाएगा आपसे पीटी में। कारण थे डॉट करके, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, और यहाँ पे ए बी सी डी में 1 2 सही, 2 3 सही, 3 4 सही, ऐसे कैसे करके पूछे जाएंगे। देख लो एक बार, 1912-13 के बाल्कान युद्ध में ब्रिटेन ने तुर्की की सहायता करने से इनकार कर दिया। ठीक है, तुर्की की सहायता से इनकार कर दिया। ठीक है, ब्रिटेन ने क्या किया? तुर्की की सहायता करने से इनकार कर दिया। इसमें तुर्की की शक्ति क्षीण हो गई तथा उसकी सीमा क्षेत्र संकुचित हो गया। और इस समय तुर्की के शासक का दावा था, क्या दावा था? वो कहता था कि वह सभी मुसलमानों का खलीफा या प्रधान है। तो एक तो यहाँ पे एक मुद्दा था कि भाई ब्रिटिश सरकार ने मना कर दिया, हम आपकी कोई सहायता नहीं करेंगे। इससे तुर्की की शक्ति जो है वो क्षीण हो गई। ठीक है, और तुर्की का जो शासक है वो दावा करता था कि दुनिया के जितने भी मुसलमान हैं मैं सबका खलीफा हूं। और मुस्लिम लीग तो आप समझ ही रहे होंगे, मुस्लिम लीग तो आप समझ ही रहे होंगे, जब पूरी दुनिया के मुसलमानों का खलीफा है तो वो भी सिवा से मुस्लिम लीग का भी खलीफा होगा। तो इस वजह से भी क्या है, यहां पे आप देखेंगे मुस्लिम लीग जो है ब्रिटिश सरकार के खिलाफ हो जाती है और वो कांग्रेस से समझौता करने के लिए तैयार हो जाती है। ठीक है, भारतीय मुसलमानों की सहानुभूति तुर्की के साथ थी, जैसा कि मैंने अभी बताया हुआ है। क्यों? खलीफा बता चुका है ना, ये अपने आप को सभी मुसलमानों का खलीफा बता चुका है। और ब्रिटेन द्वारा युद्ध में तुर्की का सहयोग ना किए जाने से भारतीय मुसलमान रुष्ट हो गए। फलता मुस्लिम लीग ने कांग्रेस से सहयोग करने के निश्चय किया हुआ था और ब्रिटेन के विरुद्ध स्वतंत्रता आंदोलन, ब्रिटेन के विरुद्ध एक स्वतंत्र आंदोलन चला रही थी। ठीक है, तो एक तो ये मुद्दा था, एक हमने ये मुद्दा देख लिया कि क्यों जो है मुस्लिम लीग जो है वो कांग्रेस के समीप आ गई, पहला कारण। दूसरा कारण, बंगाल विभाजन को रद्द किए जाने के सरकारी निर्णय से उन मुसलमानों को घोर निराशा हुई जिन्होंने 1905 में इस विभाजन का जोरदार समर्थन किया हुआ था। उनको लग गया, क्या लग गया? अब तो निकलने वाला है हमारा बंगाल हमारे हाथ से निकलने वाला, हम तो इस पर शासन करने वाले थे, अंग्रेजों ने इसको रद्द कैसे कर दिया। और जब आपने देखा था कि 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ था तो मुस्लिम बहुत खुश थे, लेकिन जब उस बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया तो यहाँ पे मुस्लिम रुष्ट हो गए, काफी ज्यादा खफा हो गए ब्रिटिश सरकार से। तो और इसी वजह से आप देखेंगे कि वो और भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समीप आने के लिए आतुर थे, एकदम तैयार थे। ठीक है, तो दूसरा मुद्दा हमने देख लिया। तीसरा मुद्दा देखो, तीसरा क्या कारण था कि मुस्लिम लीग कांग्रेस के समीप आ रही थी? देखो ध्यान से, सरकार द्वारा अलीगढ़ में विश्वविद्यालय की स्थापना एवं सरकारी सहायता दिए जाने से इनकार करने पर शिक्षित मुसलमान रुष्ट हो गए। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। हालांकि कारण ऐसा लगता नहीं कि यूपीएससी में पूछा जाने वाला है या पूछा जा सकता है, लेकिन पूछा जा सकता है। याद रखना, जो चीज ऐसी लगे कि हो सकता है बिल्कुल नहीं पूछी जा सकती है, अरे ये तो नॉर्मल सी बात है, वही चीज पूछ भी ली जाती है कई बार, ऐसा कंफ्यूज नहीं करना। ठीक है, तो शिक्षित मुसलमान रुष्ट हो गए। चौथा मुद्दा देखो, यहाँ पे मुस्लिम लीग के तरुण समर्थक जो युवा थे, धीरे धीरे सशक्त राष्ट्रीय राजनीति की ओर उन्मुख हो रहे थे तथा उन्होंने अलीगढ़ स्कूल के सिद्धांतों को उबारने का प्रयास किया हुआ था। ठीक है, तो एक ये भी बहुत बड़ा मुद्दा बनता है, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे अलीगढ़ में विश्वविद्यालय की स्थापना और सरकारी सहायता दिए जाने से जब इनकार कर दिया तो वहां के जो तरुण युवा थे, जो यूथ था मुस्लिम लीग का, वो काफी खफा हो गया था और वो अलीगढ़ स्कूल के सिद्धांतों को उबारने का प्रयास करने लगा हुआ था। ठीक है, तो ये चौथा कारण है। एक पांचवा कारण है, देख लो। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सरकार की दमनकारी नीतियों ने युवा मुसलमानों में एक भय का वातावरण व्याप्त कर दिया था। मौलाना अबुल कलाम आजाद के पत्र अल हिलाल और मोहम्मद अली जिन्ना के पत्र कॉमरेड को, ध्यान रखना इनके दोनों पत्र, मौलाना अबुल कलाम आजाद, इनका पत्र क्या है? अल हिलाल। ठीक है, मोहम्मद अली का पत्र क्या है? कॉमरेड। तो इनको क्या है, इनको आप देखेंगे कि सरकारी दमन का निशाना बनना पड़ा था, तो यहां से भी मुसलमान रुष्ट थे। तो एक ये पांचवा कारण है कि मुस्लिम लीग वो कांग्रेस के समीप आ रही है। ठीक है, और एक मुद्दा है यहाँ पे, छठा मुद्दा है, वहीं दूसरी ओर अली बंधुओं
मौलाना आजाद और हसरत मोहानी को नजरबंद कर दिया गया हुआ था। तो यहाँ पे अली बंधुओं को हम लोग बात करेंगे, जब खिलाफत आंदोलन की हम बात करेंगे तब अली बंधुओं पर फोकस करेंगे, गौर से फोकस करेंगे, ठीक है। तो अली बंधु और मौलाना आजाद तथा हसरत मोहानी को नजरबंद कर दिया गया था। तो यहाँ से भी आप देखेंगे कि मुस्लिम लीग जो है वो कांग्रेस के समीप आने के लिए आतुर या तैयार थी, ठीक है। ये बातें समझ में आ गई, ये बातें समझ में आ गई, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 6 कारण हमने बता दिए हैं, इसी से अगर क्वेश्चन बन सकता है तो बन सकता, नहीं तो नहीं बनेगा। चलो भाई आगे क्या है, उपरोक्त कारणों ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग में एकीकरण को संभव बना दिया हुआ था, ठीक है। तो ये सारे मुद्दे हमने देख लिए हुए। इस प्रावधान के जो मुख्य प्रावधान, इस समझौते के जो मुख्य प्रावधान है, इसको अपने सोते जागते जब भी आपको कोई पूछे तो तुरंत बता देना है। इतने आपको रटे होने चाहिए, याद होने जाने चाहिए, ठीक है। देख लो, क्यों? क्योंकि प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। VVMI, ठीक है, देख लो। इस समझौते के मुख्य प्रावधान निम्नलिखित है। नंबर 1, कांग्रेस द्वारा उत्तरदायी शासन की मांग को लीग ने स्वीकार कर लिया। लीग पहले नहीं कहती थी कि उत्तरदायी सरकार बने, लेकिन कांग्रेस ने कहा अब तो कर लो भाई। तो क्या किया? उत्तरदायी शासन की मांग को लीग ने स्वीकार कर लिया, कांग्रेस द्वारा जो भी बातें हो रही थी। दूसरा मुद्दा, कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था की मांग को स्वीकार कर लिया। एक हाथ दे और एक हाथ ले। कांग्रेस ने कहा था उत्तरदायी शासन की मांग में आप हमें सहायता करिए, लीग से बोला हुआ था। तो लीग ने भी क्या किया? नहले पर दला मारते हुए कहा कि पृथक निर्वाचन की व्यवस्था साहब आप भी मान लीजिए, आप भी मान लीजिए। किसको बोल रही लीग? कांग्रेस को बोल रही है। तो दूसरा मुद्दा ये था, इसका प्रावधान। तीसरा देख लो, प्रांतीय व्यवस्थापिका सभाओं में निर्वाचित भारतीय सदस्यों की संख्या का एक निश्चित भाग ध्यान रखना मुसलमानों के लिए आरक्षित कर दिया गया, मुसलमानों के लिए आरक्षित कर दिया गया। अभी तक आप देखेंगे कांग्रेस इन्हीं मुद्दों पर क्या है, लीग से खफा थी और लीग से बात नहीं करना चाहती थी, हमेशा आलोचना करती रहती थी। कांग्रेस ब्रिटिश सरकार की इस बात पे आलोचना करती रहती थी कि भाई पृथक निर्वाचन व्यवस्था ठीक नहीं है, इससे आप बांटो और राज करो की नीति का एजेंडा ले आए हैं, ये ठीक बात नहीं है। कौन कहता था? कांग्रेस कहती थी। लेकिन अभी क्या है? अभी देख रहे हैं आप, ये उसके समझौते के मुख्य प्रावधान है, ठीक है। नेक्स्ट देख लो, पंजाब में 50%, बंगाल में 40%, बंबई सहित सिंध में 33% और यूपी में 30%, बिहार में 25% और एमपी में 15% तथा मद्रास में भी 15 सीटें मुस्लिम के लिए मुस्लिम लीग को दे दी गई। क्या है? पृथक निर्वाचन व्यवस्था और एक निश्चित भाग मुसलमानों के लिए आरक्षित कर दिए गए। सीटें दे दी गई हैं आप कि साहब ले लीजिए आप। और केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा में कुल निर्वाचित भारतीय सदस्यों का 1/9 भाग मुसलमानों के लिए आरक्षित कर दिया गया। कितना किया गया था? 1/9 भाग मुसलमानों के लिए आरक्षित कर दिया गया था। और इनके निर्वाचन हेतु सांप्रदायिक चुनाव व्यवस्था का भी स्वीकार किया गया था। क्या बात है यहाँ पे? सांप्रदायिक, अगर मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा होता है तो उसको मुस्लिम ही वोट देगा, ठीक है, और कहीं नहीं देगा जाके। मतलब एक सांप्रदायिक चुनाव व्यवस्था स्वीकार कर ली गई। उनके एक निश्चित भाग मुसलमानों के लिए आरक्षित कर दिए गए, मतलब 1/9 भाग आरक्षित कर दिए गए। और पृथक निर्वाचन व्यवस्था की मांग को भी स्वीकार कर लिया गया, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो कितने कितने यहाँ पे समझौते हो रहे हैं? 1 2 3 4 5। और यह निश्चित किया गया कि यदि किसी सभा में कोई प्रस्ताव किसी संप्रदाय के हितों के विरुद्ध होता है तो 3/4 सदस्य उस आधार पर उसका विरोध करे तो उसे पास नहीं किया जाएगा। इतनी कठिन व्यवस्था बना दी गई थी कि अगर कोई भी प्रस्ताव किसी संप्रदाय के हितों के विरुद्ध है तो उसे 3/4 सदस्य उस आधार पर विरोध करे
तो उसे पास नहीं किया जाएगा। मतलब 3/4 सदस्य जो है अगर विरोध कर दिया तो उसको पास नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये एक तरह से क्या मुस्लिम अपने आप को बहुत सेफ करना चाहते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई बाद में अगर अंग्रेज चले गए तो हमें दिक्कत हो जाए, तो अपने आप को क्या करना चाहते हैं, सिक्योर करना चाह रहे थे, पूरी तरह से सिक्योर करना चाह रहे थे। ठीक है, समझौते के पश्चात कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने सरकार के समक्ष अपनी संयुक्त मांगे पेश की। नंबर 1, भारत सरकार उत्तरदायित्वपूर्ण शासन देने की शीघ्र घोषणा करे। और नंबर 2, प्रांतीय व्यवस्थापिका सभाओं में निर्वाचित भारतीयों की संख्या बढ़ाई जाए और उन्हें और अधिक अधिकार दिए जाएं। ठीक है, तीसरा है वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में आधे से ज्यादा सदस्य भारतीय हो। 3 मुद्दे हैं, 3 मुद्दे से ही यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है, ज्यादा आपको रटने की भी जरूरत नहीं है। नंबर क्या था, उत्तरदायित्वपूर्ण शासन, दूसरा प्रांतीय व्यवस्थापिका सभाओं में निर्वाचित भारतीयों की संख्या बढ़ाई जाए और अधिक अधिकार दिए जाएंगे, और नंबर 3 वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में आधे से ज्यादा भारतीय सदस्य हो। ठीक है, तो ये सारे मुद्दे थे और ये 3 मांगे जो है वो भारत सरकार के पास में जाती हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं समझौते के नकारात्मक पहलू। देख लो भाई, सारे के सारे नकारात्मक पहलू ही हैं, इसमें कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, कुछ भी चीजें कैसी हैं, सारी की सारी चीजें ऐसा लग रहा है कि ये कांग्रेस कर क्या रही है, कांग्रेस क्या समझौते कर रही है। अभी तक सोचो, जो नकार रही थी समझौते को, क्या कर रही है अभी, वो क्या कर रही है, उसी ढर्रे पे काम कर रही है। देख लो भाई नकारात्मक पहलू, लखनऊ के ऐतिहासिक समझौते के फलस्वरूप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने एक संयुक्त मंच का गठन कर तो लिया, किंतु उसके समझौता प्रावधानों के निर्धारण में दूरदर्शिता के पूर्ण अभाव परिलक्षित होता है। दूरदर्शिता का पूर्ण अभाव परिलक्षित होता है। कांग्रेस द्वारा लीग की प्रस्तावित सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था को स्वीकार कर लिए जाने से एक समान मंच तथा राजनीति की 2 अलग अलग दिशाओं का युग प्रारंभ होता है। एक समान मंच तो एक समान ही है, दोनों एक ही मंच पे है कांग्रेस और मुस्लिम लीग, लेकिन इनकी जो विचारधाराएं हैं वो अलग अलग है। एक ही मंच से 2 अलग अलग विचारधाराएं अगर चले तो समझो उसका क्या होने वाला है, आगे हश्र क्या होने वाला है, आप खुद समझ सकते हैं। और उसका हश्र ये हुआ कि 1947 में भारत विभाजित हो गया। ठीक है, बात समझे। नेक्स्ट देखो, तो राजनीति की 2 अलग अलग दिशाओं का युग प्रारंभ हुआ और यह प्रावधान द्विराष्ट्र सिद्धांत की अवधारणा का अंकुर था। जैसा कि मैंने अभी बताया हुआ है, द्विराष्ट्र सिद्धांत की अवधारणा का ये अंकुर था। 1947 में ये पेड़ बन गए, 2 अलग अलग पेड़ बन गए। ठीक है, और इसके अतिरिक्त लखनऊ समझौते में कांग्रेस तथा लीग के नेताओं में आपस में एकता की व्यवस्था तो कर ली, परंतु हिंदू तथा मुस्लिम दोनों संप्रदाय के लोगों को आपस में लाने के लिए कोई प्रयास नहीं किए गए। ठीक है, कोई प्रयास नहीं किए गए। आपस में सारी बातें हो गई कि ठीक है ऐसा करेंगे तो ऐसा करेंगे, लेकिन स्थानीय स्तर पर आप कह सकते हैं कि धरातल पर ये सारे काम नहीं किए गए कि भाई हिंदू मुस्लिम को, दोनों संप्रदायों को एक साथ लाया जाए। दोनों जो युवा हैं वहाँ के उनको साथ लाया जाए, जो व्यक्ति हैं, जो किसान हैं, उनको एक साथ लाया जाए। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, बस समझौते पे समझौते होते रहे। और आप देख रहे हैं कि द्विराष्ट्र सिद्धांत की अवधारणा का अंकुर ये यहाँ से निकलता है। ठीक है, समझौते के सकारात्मक पहलू बहुत कम ही हैं। ठीक है, देख लो एक बार, सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति के विवादास्पद प्रावधानों को छोड़ दिया जाए तो इस व्यवस्था से यह लाभ हुआ कि अल्पसंख्यकों के मन में बहुसंख्यक हिंदुओं का भय दूर हो गया। ठीक है, और दूसरा, समझौते के पश्चात मुसलमान यह मानने लगे कि उनके हितों को अब हिंदुओं से कोई खतरा नहीं है, हिंदुओं से कोई खतरा नहीं है। और दूसरा, समझौते से भारतीयों में एकता की नई भावना का विकास हुआ, इससे राष्ट्रीय आंदोलन को एक नई ताकत मिली। अब देखो, आंदोलन तो तमाम सारे किए जाते रहे, यहां पे कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि कांग्रेस की जो दूरदर्शिता है ना वो कहीं कम नजर आती है। दूरदर्शिता है बहुत कम है, क्योंकि आंदोलन उसको लगना चाहिए था ना ऐसा कि भाई आंदोलन तो बहुत सारे हुए हैं, आंदोलन और भी हम इकट्ठे कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब आपने अलग अलग बांटने की व्यवस्था ही कर ली हुई है तो फिर आगे फिर होगा क्या,
बट ही जाएंगे, साथ में तो रह नहीं सकते भाई। जब आपने समझौता ही बांटने का किया हुआ है तो उसमें इकट्ठा कैसे रह सकते हैं? ठीक है, समझौता बांटने का ही तो किया गया था, तो इकट्ठा कैसे रह सकते हैं? और वही हुआ 1947 में। ठीक है, तो ये बातें समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं, जैसा कि हमने देखा हुआ था कि एक वो यहाँ पे आप देखेंगे कि उत्तरदायी शासन की बात कर रहे थे दोनों लोग, मुस्लिम लीग और कांग्रेस, कि भाई उत्तरदायी शासन की व्यवस्था जल्द से जल्द की जाए। तो यहाँ पे मॉन्टेग्यू जो है वो अपना घोषणा पत्र सुनाते हैं। देख लो घोषणा पत्र में क्या लिखा हुआ है। ये 20 अगस्त 1917 को घोषणा पत्र जो है वो जारी किया गया था। देखो एक बार, मॉन्टेग्यू जो है वो भारतीय राज्य सचिव हैं, भारतीय सचिव जो कि लंदन में बैठे हुए हैं, और अपनी नियुक्ति के कुछ समय बाद ही मॉन्टेग्यू ने 20 अगस्त 1917 को कॉमन सभा में उसका आप कह सकते हैं कि जो ब्रिटिश संसद है उसका लोअर हाउस की बात कर रहे हैं, मतलब कॉमन सदन में ब्रिटिश सरकार के उद्देश्य पर एक महत्वपूर्ण घोषणा जारी की। देख लो एक बार क्या कहते हैं, यहीं से हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसको मैं क्यों पढ़ रहा हूं? इसको इस वजह से पढ़ रहा हूं भाई, आपको पृष्ठभूमि लगातार मतलब एक तरह से निरंतरता बनी रहे। महामहिम सम्राट की सरकार की नीति जिससे भारत सरकार भी पूर्ण सहमत है वह यह है कि भारतीय शासन के प्रत्येक विभाग में भारतीयों की भागीदारी उत्तरोत्तर बढ़े तथा स्वशासी संस्थाओं का धीरे धीरे विकास हो, जिससे अधिकाधिक प्रगति करते हुए भारत में उत्तरदायी प्रणाली, जैसा कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने ऐसा कहा हुआ था कि उत्तरदायी प्रणाली की व्यवस्था हो तथा यह ब्रिटिश साम्राज्य के अभिन्न अंग के रूप में आगे बढ़े, ऐसा बोलते हैं वो, ऐसा बोलते हैं। ठीक है, तो ये बातें हैं, यहां हमने डिस्कस कर लिया हुआ है। अब एक मुद्दा और है जिस पर लोग बात करने, तो ये इनकी घोषणा थी कि हम उत्तरदायी प्रणाली की स्थापना करने वाले हैं। ठीक है, ऐसा उनका बोलना, ऐसा उनका मानना था। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक देख लो यहां पे थोड़ा सा और है, मॉन्टेग्यू की घोषणा से होम रूल लीग की मांग के संबंध में या स्वशासन के संबंध में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुई। हाँ, जैसा कि आप देख रहे थे, स्वशासन की मांग कौन कर रहा था? होम रूल लीग का आंदोलन कर रहा था, उनकी वो भी संतुष्ट हो गए। दूसरा, भारत में स्वशासन की स्थापना की मांग में अब विद्रोह की संभावना समाप्त हो गई, क्योंकि सरकार ने उसे अपनी नीतियों में सम्मिलित कर लिया था, शामिल कर लिया हुआ था। और 1909 के मार्लेमेंटो सुधार द्वारा की गई घोषणा या अधिनियम से उत्पन्न असंतोष व रोष भी समाप्त हो गया था। भारतीयों की आपत्ति यहां पे भी है, यहां पे भी भारतीयों की आपत्ति है। क्या आपत्ति है? कि घोषणा में उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए कोई निश्चित समय सीमा नहीं दी गई थी। प्रीलिम्स में आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो यहीं से पूछे जाएंगे, पीटी से। क्या था आपत्ति भारतीयों को? आपत्ति क्यों थी भाई? तो आपत्ति इस वजह से थी, घोषणा तो आपने कर दी लेकिन इसकी कोई निश्चित समय सीमा आपने हमें नहीं बताई है साहब, वो बताइए, हाँ, नहीं तो हम आपत्ति करते ही रहेंगे। दूसरा, उत्तरदायी शासन की प्रकृति और प्रगति के संबंध में निश्चय करने का अधिकार केवल और केवल सरकार को ही था। इस पे भी आपत्ति थी, इस पे भी भारतीयों को आपत्ति थी। मतलब काम हमारा कर रहे हैं, हमें ही नहीं पता कि क्या कर रहे हो। ठीक है, हमें ही नहीं पता क्या कर रहे हो, तो इस वजह से भी रुष्ट थे कि भाई केवल सरकार को ही ऐसा करने का अधिकार किसने दे दिया, हमें बताओ तो क्या करने वाले हो। और इस बात से भी भारतीय असंतुष्ट थे। उनका मानना था कि भारतीयों के लिए अच्छे और बुरे का निर्णय करने का अधिकार केवल सरकार को नहीं अपितु इस प्रक्रिया में भारतीयों को भी सहभागी बनाया जाना चाहिए। हमारा काम कर रहे हो तो हमें नहीं सहभागी बना रहे हो, भाई ये कौन सी बात हो गई? ऐसा भारतीयों का मानना था और इसी वजह से उनकी ये आपत्तियां थी। ठीक है, तो ये सारे मुद्दे हमने डिस्कस कर लिए हुए। अब हम जो बड़ा एक टॉपिक है उसकी बात करने वाले हैं। देख लो क्या क्या है। हम लोग इस फेज में प्रवेश कर रहे हैं। राष्ट्रीय आंदोलन 1919 से 1939 के बीच में हमने क्या क्या कर लिया, एक बार गिन लो। 1857 के पहले के विद्रोह, 1857 का विद्रोह, स्वतंत्रता संघर्ष की शुरुआत 1858 से लेकर 1905, इसके बाद में राष्ट्रीय आंदोलन का उदय 1905 से 1919। ये सारे मुद्दे हमने डिस्कस कर लिए हैं।
क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। जिन जिन मुद्दों पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसकी हमने बात कर ली हुई है। तो आप लोग अब क्या करेंगे, हम एक नए फेज में चलने वाले हैं जहां से बहुत ज्यादा संख्या में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप ये कहिए यहीं से क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। ठीक है, देख लो क्या क्या है यहाँ पे। राष्ट्रीय आंदोलन 1919 से 1939, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार और भारत सरकार अधिनियम 1919, जिस पे हम लोग अभी चर्चा करने वाले हैं। थोड़ी सी चर्चा करेंगे क्यों कैसे। ठीक है, इसके बाद विस्तार से हम लोग इस पे कल चर्चा करेंगे, विस्तार से जो इस पे कल चर्चा करेंगे। भारत सरकार अधिनियम 1919 का मूल्यांकन, और मूल्यांकन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्यों? क्योंकि भाई कांग्रेस को इस पे आपत्ति रही होगी कुछ, और आपत्ति पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यूपीएससी की निगाह वहां पे रहती है। रॉलेट एक्ट एक बहुत आप कह सकते हैं कि दबा कुचला एक तरह से एक्ट है ये। इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। फिर गांधी जी का अभ्युदय, ये कह सकते हैं गांधी एरा, गांधी का आगमन। अब यहां से आंदोलन किस तरह मोड़ लेता है, और इसी वजह से आप देखेंगे यहां से यूपीएससी क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछने लगता है। चंपारण, अहमदाबाद तथा खेड़ा में गांधी की उपलब्धियां और रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह, प्रथम जन आंदोलन जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919, खिलाफत और असहयोग आंदोलन, स्वराज एवं परिवर्तन विरोधी, यहाँ पे बात करेंगे। और किस तरह से सांप्रदायिकता का विकास हो रहा है इसकी भी हम लोग चर्चा करेंगे। साइमन कमीशन और उसका विरोध, नेहरू रिपोर्ट, सविनय अवज्ञा आंदोलन की पृष्ठभूमि, 1929 का कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, पूर्ण स्वराज की मांग और प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 से 1931, गांधी इरविन समझौता और सविनय अवज्ञा आंदोलन का मूल्यांकन करेंगे। मूल्यांकन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये सारे मुद्दे हम लोग डिस्कस करेंगे, और आप देखेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं। इसको अगर 2-3 बार आप रिपीट कर लेंगे तो आपको मेंस के साथ में पीटी बहुत एकदम से मक्खन की तरह समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। फिर एक और मुद्दा यहाँ पे है सविनय अवज्ञा आंदोलन की असहयोग आंदोलन के साथ तुलना, कि किस तरह का सविनय अवज्ञा आंदोलन रहा था और उससे पहले असहयोग आंदोलन में किस तरह की जनता की भागीदारी इसमें रही थी। ठीक है, फिर कांग्रेस का कराची अधिवेशन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन का द्वितीय चरण और सांप्रदायिक निर्णय और पूना समझौता, गांधी जी का हरिजन अभियान और रणनीति पर बहस, इसके बाद में भारत सरकार नियम 1935। तो हम लोग इसको आप ऐसा समझिए कि लगभग 4 क्लासेस में हम लोग इसको कर ले जाएंगे। ठीक है, 4 क्लासेस में इसको खत्म कर लेंगे, और फिर इसके बाद में हमारी जो रूपरेखा रहेगी वो है कि 4 घंटे में हम लोग करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री। फिर इसके बाद में ऐसे ही 3 या 4 घंटे में हम लोग कर लेंगे क्या, मिडेवल हिस्ट्री। ठीक है, मध्यकालीन भारत का इतिहास, उस पर हम लोग चर्चा कर लेंगे। इसके बाद ये पूरा खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग बात करेंगे लगभग 3-4 घंटे की आर्ट एंड कल्चर पे भी। ठीक है, मेन मुद्दों पे वहां पे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो ये हम लोग बात करेंगे कल से। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919 बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है, तो इस पे हम लोग कल बात करने का। ठीक है, ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, बाय, कल मिलते हैं, देखते रहो।